वॉर किसी भी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए काफी होती है। मोदी सरकार इस पर्टिकुलर इलेक्शंस को जीतने के लिए इस वॉर स्टंट का यूज कर। हम बड़ों से भी सुनते हैं जो आलमी जंग होगी वो पानी से शुरू होगी। अब मसला ये है, क्या ये जंग इतनी जरूरी है कि इसे लड़ा जाए? लेकिन अब दूसरे ममालिक भी, ट्रंप ने भी खुशियां मनाई हैं। उन्होंने बताया दुनिया को, मैं थानेदार हूँ जो किसी की भी सुलह करवा सकता हूँ, चंद मिनटों में करवा सकता हूँ। हम अपने मजहब की तरफ जाएं तो मुझे ये लगता है कि ये अब क़यामत की निशानी है जिसमें शायद ये जंग ही होगी और फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। पाक भारत जंग की वजह से सर जो माफिया सरगर्म होता है, जो अपना मार्केटों से पैसा उठा लेता है। अब जैसा आप पहले कह रहे थे अशराफिया, उनका चंद लोगों को पैसा है ना जो मुल्क की इकोनॉमी में इधर उधर घूम रहा होता है। इस जंग में 4 दिन की जो हमारी कशीदगी रही है, देखें वो आपने सुना होगा कि एक मशहूर कहावत है कि जब कोई लेने ना जाए तो आप किसी गाय की पूछल पकड़ के चले। जो पाक भारत अब कशीदगी जो जंग के हालात बने, इसका हमारी पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ा और दुनिया की जो मईशत है उस पर क्या असर पड़ा है? क्या इंडिया इतना पावरफुल और इतना रिसोर्सफुल हो गया है कि वो इस जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहता है? तो थानेदारी की जंग है। अब नरेंद्र मोदी अमेरिका वहाँ से अरबों डॉलर का असला खरीद, लेकिन जब आप पे कोई जंग मुसल्लत करते फिर एज ए मुसलमान आपको उस जंग से पीछे हटना भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मईशत और दुनिया की मईशत पर क्या असरात डाले हैं? दूसरा, पाक भारत कशीदगी के बाद IMF बजट 2025 में पाकिस्तान पर सख्ती करेगा या नरमी करेगा? तीसरा, जो आजकल FBR ने किन किन लोगों को टारगेट किया हुआ है रेवेन्यू अहदाफ को पूरा करने के लिए? चौथा, तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 अदालत में चैलेंज कर दिया गया है, क्या ये ऑर्डिनेंस वापस होगा या बजट का हिस्सा बनेगा? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, मेंबर आई कैप हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, सबसे पहले जो पाक भारत अब कशीदगी जो जंग के हालात बने, इसका हमारी पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ा और दुनिया की जो मईशत है उस पर क्या असर पड़ा है? ये जो आपने सवाल किया ये नहायत एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जिस सिनेरियो को हम लोग सोच नहीं रहे एक अरसे से कि लोग दोनों तरफ जो हैं माशी बदहाली, और इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ओवरऑल अवाम का जो मसला है, उनका जो मोराल है वो इखराजात, इन्फ्लेशन और इन चीजों से बहुत डाउन है, बिलखुसूस इन पाकिस्तान। जी जी। अब मसला ये है, क्या ये जंग इतनी जरूरी है कि इसे लड़ा जाए? क्या इंडिया इतना पावरफुल और इतना रिसोर्सफुल हो गया है कि वो इस जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहता है? अब जब मैं आज तक के सिनेरियो को देखता हूँ इस जंग में, ये 2 तरह की इस वक्त कोशिशें हुए। पहले इंडिया ने छेड़छाड़ की 3-4 दिन, उन्होंने डिफरेंट अहदाफ पे अपने हमले किए और पाकिस्तान ने बहुत सब्र से और बहुत ही आला तरीके से इन लोगों को रोकने की हिदायत की और कहा कि भाई हम इस जंग में नहीं जाना चाहते, जो कि अक्लमंदी है, जो वक्त की जरूरत है। जी जी। लेकिन जब आप पे कोई जंग मुसल्लत करते फिर एज ए मुसलमान आपको उस जंग से पीछे हटना भी नहीं है। जैसे हमारी आर्मी ने प्रूफ किया कि उन्होंने जो टारगेट लॉक किए थे उन्होंने दिन की रोशनी में और बता के उन तमाम टारगेट्स को तबाह किया। अब ये तो एक साइड है, जैसे जिहाद मुसलमान पे फर्ज है और ललकार जो है मुसलमान की। अब देखें इंडिया में और पाकिस्तान में फर्क क्या है कि आपकी सिविलियन आबादी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी थी। कोई मिसाइल चल रहा है, कोई ड्रोन गिर रहा है। आपने देखा होगा एक बड़ी मजेदार वीडियो थी कि एक आर्मी वाला फायरिंग कर रहा था ड्रोन गिराने के लिए, साथ एक सिविलियन अपनी बंदूक से ड्रोन को निशाना बना रहा। ये जो जज्बा जिहाद मुसलमान में है वो इंडिया में मिसिंग है। दुनिया किसी काफरों में नहीं है। वहाँ पे लोग मरने से डरते हैं। जब जिहाद का वक्त आता है, यहाँ पे मेरे जैसे लोग भी जो इकोनॉमी से ताल्लुक रखते हैं, CA किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, मैं भी ये सोचता हूँ कि यार ये बड़ा बेहतरीन मौका है अपनी अगली जिंदगी को संवारने का। एक चीज यहाँ पे जिहाद को अगर हम एक तरफ रख के बात करें इकोनॉमी की, तो वॉर किसी भी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए काफी हो, चाहे वो 10 दिन की जंग ही क्यों ना हो।
तो बेसिकली अगर मैं उस चीज पे देखूं कि ये जंग क्यों लड़ी जा रही, ये दोनों तरफ मुख्तलिफ मसाइल से लोगों की तवज्जो उठाने के लिए। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो वहां पे बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं। जी जी। मोदी सरकार इस पर्टिकुलर इलेक्शंस को जीतने के लिए इस वॉर स्टंट का यूज कर रही है। इसी तरह पाकिस्तान में पिछले 2 साल के जो हमारे हालात हैं, जो सियासी जमातों का आपस में क्लैश है, उससे भी तवज्जो हटाने के लिए ये जंग शायद मुसल्लत की जा रही है। ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या हम लोगों को ये जंग लड़नी चाहिए? तो उसका आंसर है नो। दोनों मुल्कों को नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि ये जंग सिर्फ इस खित्ते तक नहीं रहेगी, ये आलमी जंग, इट विल कन्वर्ट इनटू वर्ल्ड वॉर 3। ये आलमी जंग बन जाएगी। जैसे तुर्की, ईरान, चाइना, अजरबैजान, इन्होंने हमारी बहुत मदद की अब तक इंडिया के खिलाफ जंग। एक व्यू ये भी है कि शायद चाइनीज असला और यूरोपियन असले को टेस्ट करने के लिए ये जंग मुसल्लत की जा रही है कि विच वन इज बेटर। आप देखें ना, एक तरफ फ्रांस के राफेल थे तो दूसरी तरफ चाइनीज के SU-35 तैयारे थे। अब सवाल क्या है, क्या हम किसी का अलाकार बनना चाहते हैं या कोई आदमी हमें इस्तेमाल करे अपने फायदे के लिए? क्या इट इज पॉसिबल? क्या दोनों तरफ हुक्मरान जो हैं उनका अकल या उनका जो अपना सोचने का मेयार है वो इतना गिर गया है कि कोई तीसरा आदमी हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? तो मेरे ख्याल में आंसर इज नो। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हो या मियां शहबाज साहब की गवर्नमेंट हो, इन दोनों को बैठ के तमाम मसाइल को टेबल पे हल करना चाहिए। अदरवाइज ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी अगर ये जंग लगी तो। क्योंकि इस जंग ने फिर हर चीज को अपनी लपेट में लेना है। जैसे अमेरिका अब ईरान पे हमला करने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है, उधर गजा का मसला है, इसराइल फलस्तीन का मसला है। इसी तरह अगर आप इस खिते में आए तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर एक वाइटल खिता है जिसके लिए जंग हो सकती है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ये अब जंग शुरू हुई है तो कश्मीर पे पाकिस्तान को कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमने उनपे एक फजाई बर्तरी साबित कर दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इतना जरूरी है कि दोनों तरफ, एक तरफ 25 करोड़ अवाम और एक तरफ 1 अरब 25 करोड़ अवाम, इनकी जिंदगियों को दाव पे लगा दिया जाए? सर साहब ये नहीं देख रहे आप बड़ों से भी सुनते हैं जो आलमी जंग होगी वो पानी से शुरू होगी। सबसे पहले भारत ने पानी तो बंद किया, धमकी दी है, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, और ये पानी से शुरू होने वाली जंग है। इस पे 2-3 अहादीस भी मैं यहाँ पे गौर तलब है, जिसमें उन्होंने कहा क़यामत के करीब जमाना तेजी से गुजरेगा, लोग बखील हो जाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे और दौलत और ये जो इकोनॉमिक्स है इसके ताबे हो जाएगा। तो ऐसा तो हो गया। इस वक्त आप देखें पूरी दुनिया का जो माशी निजाम है इसको चंद एक लोगों ने काबू किया हुआ है, या चंद एक मुल्कों ने, चंद अशराफिया ने काबू किया हुआ है। आप हफ्ता शुरू होता है, हफ्ता खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। साल शुरू होता है, साल खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। अगर हम अपने मजहब की तरफ जाएं तो मुझे ये लगता है कि ये अब क़यामत की निशानियां, जिसमें शायद ये जंग ही होगी और फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो चले एक बात है, लेकिन सवाल ये है, क्या जंग एक ही अल्टरनेटिव? क्या बैठ के बात नहीं की जा सकती? क्या आपके अपने जाती मकासद इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही फैल जाए? थानेदारी की जंग है अब, थानेदारी की जंग है, अब कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी अमेरिका वहां से अरबों डॉलर का असला खरीद रहे, हमें चाइना से अरबों डॉलर का असला खरीदना पड़ेगा, चाहे हम भूखे मर जाएं, यहाँ पे खाने के लिए कुछ ना मिले, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, लेकिन इस जंग में जाने के लिए इन दोनों मुल्कों को अपना हर किस्म की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पाक भारत जंग की वजह से सर जो माफिया सरगर्म होता है, जो अपना मार्केटों से पैसा उठा लेता है, आप जिस तरह पहले कह रहे थे अशराफिया, उनका चंद लोगों को पैसा है ना जो मुल्क की इकोनॉमी में इधर उधर घूम रहा होता है। इस जंग में 4 दिन की जो हमारी कशीदगी रही है, इससे हमारा वो माफिया और वो महंगाई का तूफान वो तो देखने में नहीं आया, लेकिन आप समझते हैं सरगर्म हुआ है इसमें? सर इसमें आप समझें कि मैं तमाम तर क्रेडिट दूंगा शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को। इवन पंजाब गवर्नमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मरियम नवाज बीबी जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस अप टू मार्क है। वो माफिया को ऊपर आने नहीं दे रही। असल प्रॉब्लम ये है, अगर ये जंग महीना 2 महीने या 3 महीने पे मुहित हो गई तो फिर तो हमारे वसाइल इस काबिल ही नहीं है कि हम इकोनॉमी तो दूर की वजह के ये मुल्क बचा सके। सीज फायर हुआ है, इसके बाद भी जंग छिड़ सकती है। सर जो इनके बयानात सुनने में आज की डेट में आ रहे हैं वो तो काफी अलार्मिंग है।
दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है। आप देखिए नरेंद्र मोदी इलेक्शन भी आ रहा है, वो भी सबसे बड़ी वजह हो सकती है। देखिए ना, नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क में हजीमत उठानी पड़ रही है सर। उनके एयरफोर्स चीफ को जवानों ने बड़ी महफिल में आज मारा है। एयरफोर्स चीफ ने 3-4 जवानों को गाली निकाल दी इंडिया में, बड़ी महफिल में। जो उनके पायलट थे उन्होंने अपने एयर चीफ को खुद फेंटी लगाई। अब आप समझे कि इन तमाम हजीमत से निकलने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो दोबारा अटैक करें। सही कह, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उन्हें दोबारा जवाब दें। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों चीजों को गौर से देखूं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब दूसरे मुमालिक भी, ट्रंप ने भी खुशियां मनाई हैं। उन्होंने बताया दुनिया को, मैं थानेदार हूं जो किसी की भी सुलह करवा सकता हूं, चंद मिनटों में करवा सकता हूं। देखें, वो आपने सुना होगा कि एक मशहूर कहावत है कि जब कोई लेने ना जाए तो आप किसी गाय की पूछल पकड़ के चले जाए। अब ये जो इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा था, अब देखे ना, उनका SU-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। 4 घंटे से ज्यादा हमारे जहाज जो है वो उनके दूध में घूमते रहे, ये दूध में घूमते रहे और एक भी बगैर नुकसान के त्यारा कह रहे थे कि अगर हमें मना ना करते तो हमने मुंबई भी तबाह कर देना था। अब ये हजीमत जो है, अगर आप देखें एज ए पाकिस्तानी, मेरा आज फेसबुक निकालें तो मेरी खुशी का ये आलम है कि मैं अपनी फौज को इस तमाम तर कार्रवाई पे खराजे तहसीन पेश कर रहा हूँ। यही दूसरी तरफ देखे हम, इंडिया वाले अपनी फौज को जितना अच्छा कह रहे हैं, ये चीफ को उन्होंने मारा है तो वो भी तो उनके खिलाफ आवाम खड़ी हुई है। बात यह है कि उनकी आवाम को तो ये सोच भी कभी नहीं थी कि दिल्ली पे ड्रोन उड़ेंगे और ये गिरा ही नहीं सकेंगे। ठीक है, अच्छा फैसल साहब, आगे चलते हैं। इस पाक भारत कशीदगी की वजह से IMF अब 2025-26 के बजट में कोई नरमी दिखाएगा पाकिस्तान के ऊपर, या फिर मुश्किलात का एक पहाड़ खड़ा किया जाएगा? देखें, IMF की जहां तक ताल्लुक है यूबी साहब, अभी तक तो जितने मुज़ाकरात हुए हैं उसमें IMF ने चंद एक शराइत के अलावा कुछ भी कबूल करने से इनकार किया। अगर मैं लास्ट ईयर के बजट को देखूं तो दैट इज अनरियलिस्टिक कि मैं 45% रेट कर दिया मैंने टैक्स का और 10% मैंने सुपर टैक्स लगा दिया। अगर एक इदारे ने, एक इंडिविजुअल ने, एक AOP ने 55% टैक्स ही हुकूमत को दे देना है तो बाकी 45% में तो कोई गुजारा नहीं होता। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इस वक्त ये है कि ये जो टैक्स रेट्स लास्ट ईयर बढ़ाए गए थे इनको मुतदिल करके नीचे लाया जाए और इसके लिए IMF के साथ बात की जाए। जी जी। अब ये जंगी जुनून में भारत ने, आपको पता है, IMF को एक खत लिखा था कि अब पाकिस्तान की ये किस्त रोक लें। उसके बावजूद उन्होंने किस्त अदा की। उसके बावजूद वो किस्त अदा की कि उन्होंने कहा जी इसका आपकी इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अब सवाल ये है कि अगर हम एक लंबे अरसे की जंग में चले जाते हैं जो खुदा ना खास्ता नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको इससे बचा के रखे, तो उस सूरत में आई थिंक IMF जो है वो काफी सख्ती पे उतर आएगा। और अभी की जो पोजीशन है, जो बजट में सजेशन जा रही है, जैसे मेरी कुछ सजेशन थी कि टैक्स रेट कम किए जाए, ठीक है, इसी तरह बिजली में, पानी में, इनके बिलों में इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाए। इसी तरह आप जो हमारी एक्सपोर्ट पे हमने पिछले साल प्रिजम्पटिव टैक्स से निकाल के मिनिमम किया उसको खत्म किया जाए। एक्सपोर्ट पे 147 का जो एडवांस टैक्स है उसको खत्म किया जाए। ये वो सजेशंस हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है। अच्छा, नए बजट में जो तरमीम आनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? वो ये जो आपने बताई यही सारी होनी चाहिए? देखें, नए बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरमीम होनी चाहिए, जो पिछले साल भी मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे काम करें, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को निचोड़ना खत्म करें। BTB की तो हर टैक्स बार हमारे प्रोग्राम में हर मेंबर ने बात की है। ये BTB को FBR भी समझता है, लेकिन इसकी अहमियत और इसका जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए शायद उसके पास FBR के पास टाइम नहीं है या हुकूमत के पास टाइम नहीं है। BTB जो है इसके लिए हुकूमत को एक आउटसोर्स इदारा बनाना पड़ेगा, यानी कि जैसे FBR का कोई ताल्लुक ना हो। इनके पास इतने अफसर मौजूद नहीं है जो इस टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए फील्डों में निकले। ऑफिसर्स ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, एक एक आदमी के पास 400-500 फील्ड केसेस हैं जिसको उसने देखना है। अब
इसका तरीक़ेकार आपके इस प्रोग्राम में मैंने बताया था। पूरी दुनिया में क्या होता है, काउंसिल टैक्स का निजाम होता है। ग्रास रूट लेवल पे खर्चों के लिए टैक्स हर काउंसिल खुद इकट्ठा करती है। हर डिपार्टमेंट ने अपने वकील रखे होते हैं, अपने लीगल एडवाइजर रखे होते हैं, सारा कुछ रखा होता है। तो टैक्स बेस के लिए भी हुकूमत है के साथ कोई कमेटी या ऐसा कोई इदारा बना सकती है। आपके इस प्रोग्राम की तवस्सुत से ये बात की जा सकती है कि अगर हुकूमत चाहे तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक नया डिपार्टमेंट बनाए जिसे BTB का नाम दिया जाए, और उसके जो अरकान है, जो उसके वर्कर है, वो क्वालिफाइड लोग लिए जाएं फ्रॉम डिफरेंट टैक्स बार से, जो जिनका नाम है मार्केट में, और उन लोगों को जो टैक्स रिकवरी करें उसकी एक परसेंटेज उनको दी जाए, ना कि उनको तनख्वाह दी जाए। फैसल साहब, एक रुझान भी तो है ना हमारे मुल्क में, टैक्स कलेक्टर है या टैक्स प्रैक्टिशनर है, दोनों में फर्क है। उसको टैक्स लेने का सिर्फ तरीका आता है, टैक्स लेना किस तरह, एक टैक्स को बचाने का तरीका है, उसको टैक्स को बचाना किस तरह। इसीलिए शायद वो हुकूमत सोचती है अगर ये हमने रख लिए तो शायद हमारी ये रेवेन्यू बेस ना बढ़े। देखिए, डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये ह्यूमन इंटरवेंशन तो होती नहीं। IRS डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे होते हैं वो नोटिस भेजते हैं, नोटिस का जवाब ऑनलाइन लेते हैं और फिर टैक्स लगाते हैं। मैं कतर की एग्जांपल दे देता हूँ आपको, US की एग्जांपल दे देता हूँ, UK की एग्जांपल दे देता हूँ। अब यहाँ पे आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स टैक्स की बात करता हूँ। मैं डिफरेंट फोरम्स में अब तक कह चुका हूँ कि जी फेक, फ्लाइंग और इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट के सारे रौले ही मुक जाएंगे अगर आप इसको सिंगल डिजिट कर सारे का वो सही कह रहे हैं कि आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज करके देख ली। पंजाब में PRA 5% हम देते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही कह रहे हैं, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ एनी इनपुट टैक्स। ना यहाँ पे कभी रिफंड का स्कैंडल आएगा, ना रॉन्ग इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट का स्कैंडल आएगा, और ना ही लोगों का वर्किंग कैपिटल स्टक होगा। आप फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्सटाइल सेक्टर की एक मिसाल देता हूँ। टेक्सटाइल में कॉटन, स्पिनिंग, प्रोसेसिंग, वीविंग और डाइंग 5-6 डिपार्टमेंट है। आप 18% की बजाय एक बंदे से लेने की और इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट की बजाय आप सिंगल स्टेज 4% टैक्स लगा दें। अगर 6 स्टेजेस है, हुकूमत को 24% आएगा, 24% आएगा, जिसके अगेंस्ट हुकूमत ने इनपुट भी नहीं देना किसी को। असल में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कुछ लोग या कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि चीजें सीधी हो जाए, क्योंकि अगर ये चीजें सीधी हो गई तो बहुत सारे लोगों की नौकरी और उनके स्टेक्स को खतरा हो जाए। अच्छा फैसल साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले आप तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। पाक भारत जंग के बाद FBR अपने जो टैक्स टारगेट है उनका पूरा कर पाएगा? नजर छोटे से कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी फैसल साहब। सर, अगर पाक भारत जंग हो जाती है खुदा ना खास, तो फिर कौन सी टैक्स कलेक्शन और कहाँ की टैक्स कलेक्शन? अब जो हो चुकी है, अभी तो अंदर अल्लाह ना करे ना हो, लेकिन ये टारगेट ये अब भी सेफ है पाकिस्तान की? अभी तो आप देखें ना, आप मई में बैठे हुए हैं, 11 महीने आप टैक्स कलेक्शन कर चुके, अप्रैल चल रहा है ना जी, ये मई दो माह रह गए। इसमें हमारा टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल जरूर है, लेकिन वो अनरियलिस्टिक टारगेट की वजह से। लेकिन वो भी 830 अरब। आपने 12,000 अरब का टारगेट 9,000 अरब से, भाई इकोनॉमी भी वही है, बंदे भी वही है, नया कौन सा बीच में आपने बंदा ऐड किया जिसने कोई फालतू टैक्स देना है? ये तो कह ले एक जीत है हमारी इकोनॉमी की कि इन हालात में भी हम लोग अब तक 8-9 हजार अरब इकट्ठा कर चुके हैं। ये जो शॉर्टफॉल है ये अनरियलिस्टिक टारगेट की वजह से है, ये नहीं है कि मतलब ये कोई शॉर्टफॉल है। अब देखें, एक गाड़ी है उसमें 60 लीटर पेट्रोल डल सकता है, क्या उसमें 61वां लीटर डल सकता है? नहीं डल सकता, उसकी टैंकी से बाहर गिर जाएगा। इसी तरह हमारी इकोनॉमी में एक फिक्स्ड नंबर है जो आप रिकवर कर सकते हैं और उसके लिए आप एफर्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे, मैं कई दफा परेशान होता हूं अपने वकला को और टैक्स कलेक्टर को देख के, दोनों अपने अपने स्ट्रेस में। अभी आज की बात है कि मैं एक पार्टी ने मुझे 500 मिलियन डिमांड का एक ऑर्डर भेजा जो कि उनपे सर्व ही कभी नहीं हुआ। जब ये ऑर्डर कब पास हो रहा है? अक्टूबर 2024 में। अगर 500 मिलियन की डिमांड थी उनकी, तो क्या FBR ने अप्रैल 2025 तक खामोश बैठना था? अब वो तो डिमांड ही फेक है। अब अफसर क्या करें? अफसरों पे इतना प्रेशर है कि उनसे ये पूछा जाता है कि इस महीने तुमने कितने केस किए, कितनी डिमांड निकाली और कितनी रिकवर की। अब एक अफसर अगर इस प्रेशर में कोई गलत ऑर्डर करता है
या कोई गलत रिकवरी करता है तो उसकी जिम्मेदारी तो ये है कि फिर फिक्स होनी चाहिए स्टेट पे। अब बात क्या है, देखें, इदारे चलाने हैं, इदारे किससे चलते हैं? वर्किंग कैपिटल से। लाइफ ब्लड है वर्किंग कैपिटल। मैंने ऐसे केस देखे हैं जिनमें टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर 40-45 करोड़ की है और लाइबिलिटी निकाल देगी 1 अरब रुपए की प्लेंटी से डाल के। अब मुझे ये बताएं कि उतने का सारा कुछ भी नहीं होगा उसका। वो आदमी तो क्या करेगा, इदारे की चाबियां देगा एफबीआर को, ये इदारा रखो और मुझे जाने दो। सही कह रहे हैं। अब नुकसान किस किस का होगा? एक तो वहां पे जो वर्कर खत्म हो गया, सही कह रहे हैं, उनके चूल्हे बंद हो गए, वो बैंकर जिसने उस इदारे को लोन दिया हुआ है। तीसरा, एक इकोनॉमिक्स पहिया है जो जैम हो जाएगा, यहीं से डाकू निकलेंगे, यहीं से चोर निकलेंगे, यहीं से बेकारी भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक इदारा बंद करते हैं जिसमें 200-300 वर्कर काम कर रहे हैं, 200-300 वर्कर नहीं, 200-300 घर हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा फैसला साहब, आजकल सबसे ज्यादा 147 में एडवांस टैक्स में सुपर टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, जिसमें जो लोग लॉस में उनको भी तंग किया जा रहा है। आप एडवांस टैक्स दें। 147 में लास्ट ईयर इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दी थी कि जी जो सुपर टैक्स पिछले साल रिकवर किया है वो अगले साल बतौर एडवांस टैक्स देना होगा। वेरी इलॉजिकल, वेरी इरेशनल एंड अमेंडमेंट दैट नीड्स टू बी मेड। कल का पता नहीं है, साल का कैसे अंदाजा लगा सकता है? सुपर टैक्स कैलकुलेट कब होता है? जब टैक्सेबल इनकम निकलती है और टैक्स पेबल के ऊपर पता चलता है कि जी अगर आप 15 करोड़ से ज्यादा की इनकम कमा गए तो अपने सुपर टैक्स देना है। अब एक आदमी, एक टेक्सटाइल मिल की मैं मिसाल देता हूँ, लास्ट ईयर उसने 2 अरब रुपया कमाया और वो सुपर टैक्स देने के लिए उसने अपना सुपर टैक्स पे कर दिया फोर्सी का। इस साल वो 2 अरब के लॉस में है। वो कहां से देगा? कानून ये है कि जो पिछले साल उसने सुपर टैक्स दिया वो उसे वापस करो। ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि जी जो तूने पिछले साल सुपर टैक्स दिया था 30 करोड़ 40 करोड़, उसकी भी 4 किस्तें करके अगले साल भी जमा करा। जुल्म है, जो जुल्म है जी। ये 147 में 4C की रिकवरी हो ही नहीं सकती। कानून में नहीं लिखा हर महीने बंदा मुनाफे में जाएगा। देखिए, मुनाफा जब तय होगा 15 करोड़ से ज्यादा तभी सुपर टैक्स लगेगा ना। अगर मुनाफा 15 करोड़ होगा ही नहीं तो सुपर टैक्स किस चीज का? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुश्किल तो पैदा होंगी। फैसला साहब, आजकल मैक्सिमम जो प्लेंटीज का रवाज बन गया है, इसके कानूनी हवाले से क्या कहता है? प्लेंटी कभी भी 182 में हो या सेल्स टैक्स में हो, वो टूल फॉर कलेक्टिंग मनी नहीं है। ये डिटरेंट है लोगों को डराने के लिए कि अगर आप लॉ की कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स के जहां पे लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं है वहां पे मिनिमम प्लेंटी लगाई जाए। मिनिमम प्लेंटी क्या है? 10,000 रुपये। अब मैंने अभी रिसेंटली मेरी नजर से एक ऑर्डर गुजरा कि एक कंपनी जो बिल्कुल बंद है, कोई काम नहीं है, सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट्स फाइल नहीं की, अदरवाइज उनका देयर इज नो लॉस ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट जो उनकी पार्ट पे एस्टेब्लिश किया जाए। तो प्लेंटी का रूल ये है कि सबसे पहले मेंस रिया, जिसे कहते हैं क्रिमिनल इंटेंट, ये साबित करनी होती है कि ये बंदे की इंटेंट क्रिमिनल, इसने जानबूझ के ऐसा किया। और फिर उसमें कानून ये कहता है कि मैक्सिमम पेनल्टी हमेशा दूसरी या तीसरी दफा की वायलेशन पे लगाएं, पहली दफा की वायलेशन पे मैक्सिमम पेनल्टी लगाने की जरूरत बर्दार करते हैं, क्योंकि पेनल्टी इज नॉट ए टूल फॉर रेवेन्यू जनरेशन। यानी कि टैक्स टारगेट को पूरा करने में ये पेनल्टी इनका किरदार नहीं है। इसमें लाहौर हाई कोर्ट की और सुपीरियर कोर्ट्स की एक नंबर ऑफ जजमेंट्स है जिसमें ये लिखा है कि आपने पेनल्टी जो है पहली फर्स्ट स्टेज पे मिनिमम पेनल्टी लगानी है। अगर वो बंदा वायलेशन बरकरार रखता है तो फिर इस तरह आपने पेनल्टियां लगानी। हमारे ऑफिसर्स क्या करें, अनफॉर्चुनेटली अगर पेनल्टी है मैक्सिमम प्रपोज 2500 रुपए पर डे लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है, वो जितने 2 साल है 3 साल उन्हें 2500 से ज़रब देते हैं और वो पेनल्टी लगाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये ऐसी डिमांडें रिकवर हो जाएंगी? एक इदारा बंद पड़ा है, कोई वाली वारस नहीं इस इदारे का, आपने किससे रिकवरी करनी? आप ये फेक डिमांड्स बना के क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने ये इतनी डिमांड निकाल दी जो अदालतों से सिफर हो जानी चाहिए? अभी मुझे किसी दोस्त ने पूछा 2800 अरब रुपया भरा स्टॉक है पीलो में एफबीआर का 2700 अरब रुपया, 2700 अरब ट्राइब्यूनल में और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में। मैं इनको ये कहता हूँ इसका एक इंटरनल ऑडिट करवाएं तो वो निकलेगा। ये क्या ये वाकई 2700 अरब है जिसके लिए पूरा अपील सिस्टम बदला गया, जिसके लिए पूरा अपील सिस्टम आप बदल रहे हैं? बात ये है इस 2700 अरब में से मैं आपको बताऊं 2000 अरब फेक होगा, उससे भी ज्यादा। अब आप
करना क्या चाह रहे हैं? आप कहते हैं जी हम मेंबर्स ट्रिब्यूनल में बढ़ा देंगे, हम इतने अफसर तैनात कर देंगे, हम इतने अफसर तैनात कर देंगे। यार एक सिंपल तरीका है, एससीसीपी की मैं दोबारा मिसाल दूंगा। वहां पे वो अपने ऑर्डर की जो क्वालिटी और मेयार को जांचने के लिए उन्होंने एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया। एफबीआर में क्या होना चाहिए कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसका काम यह है कि वो अफसर क्या किया हुआ ऑर्डर आईआरएस पे चढ़ने से पहले उसको व्यू करे, क्या ये लीगल है या इलीगल है। सही कह रहे हैं। क्या ये जो डिमांड वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये आएगी भी नहीं आएगी, रिकवरेबल है, ये जो अपील का टेस्ट है उसको सस्टेन कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। यार आपके यहाँ पे किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। नंबर 2, कोई डिटरेंस नहीं है अफसरों पे क्रिएट किया हुआ कि अगर किसी ने कोई फेक डिमांडें की हैं 4, 5, 10 तो कल को उसका डिपार्टमेंट से फारग होना जरूरी है। यहाँ पे आप मुझे बताएं 2700 अरब की जो फिगर दी गई है जी 2700 अरब की, अगर इस 2700 अरब रुपए की रिकवरी नहीं होती तो जितना अपील सिस्टम चेंज हुआ, जितने नए लोग रखे गए, उनकी तनख्वाहें, उनके खर्चे, जितनी एक्सरसाइज की गई वो सारी बेकार। अच्छा दूसरा फैसल साहब, सबसे बड़ा आजकल ये भी काम चल रहा है, जो अपील फैक्ट है वो नहीं दे रहा, ट्रिब्यूनल से कोई ऑर्डर भी आ जाता तो अफसरान उस पे फैक्ट अपने नहीं दे रहे अपील पे, जिसका सबसे ज्यादा खमियाजा टैक्स पेयर को भुगतना पड़ रहा है। कानून क्या कहता है सवाल? ये देखें कानून क्या कहता है। कानून कहता है आपकी अपील में जो भी फैसला हुआ उसको डिपार्टमेंट के अफसर ने मेरी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम में उसका फैसला कर। अब होता क्या है, ये जो अभी हमने बात की कि फेक डिमांडें होती हैं, एक आदमी की डिमांड कर दी सपोज 1000 रुपए, उसके बैंक अटैच किए, उसमें से 300 निकाल के भी ले गए, बाकी 700 पेंडिंग। अब अपील का ऑर्डर आया तो उसमें उन्होंने वो 1000 रुपए की डिमांड को कर दिया 0। अब जब वो अपील इफेक्ट देने जाएगा, ना सिर्फ रेवेन्यू खत्म हो जाएगा बल्कि 300 जो लिया है वो भी रिफंडेबल हो जाएगा। अब वही अफसर जिसने फैसला किया था, जब वो अपील इफेक्ट ऑर्डर पास करेगा और वो रिफंड हो जाएंगे पैसे, तो उसकी तो कारकर्दगी आ गई ना सामने। एक नंबर 2, अपील इफेक्ट ऑर्डर्स को मेन रोकने का मकसद क्या है? ये कहते जी आपके पैसे हमने वापस नहीं करने, लेकिन आप हमें 147 में एडवांस टैक्स जमा करवाइए। अभी कल की बात है, मैंने इसको एक फोरम पे उठाया, मैं कहा जी ठीक है आपने हमें अपील इफेक्ट ऑर्डर के बाद रिफंड नहीं देना तो इसे हमारे एडवांस टैक्स में एडजस्ट कर दे। तो वहां पे क्या है, वहां पे टारगेट्स का रोना आ जाता है। टारगेट पूरे करने, टारगेट कहां से पूरे होंगे? तो भाई आप ऐसा ऑर्डर करते ही क्यों हो? सही कह रहे, जो आपके लिए वो बाले जान बने। को अपील का टेस्ट सस्टेन नहीं करना और जो आपने रकम ली हुई है उसने रिफंड हो जाना है। जब उसने रिफंड हो जाना है तो ना सिर्फ आपकी कारकर्दगी मुतासर होगी बल्कि उस अपील इफेक्ट ऑर्डर के बाद वो पैसे वापस भी करने पड़ेंगे जो रिकवर किए हुए। अब इसमें बड़ा क्लियर कट कानून होना चाहिए। ये कहते हैं जी आपने ट्राइब्यूनल से जीता, हम हाई कोर्ट में, जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता हम अपील इफेक्ट नहीं देंगे। यार ये कहां का कानून है? देयर इज नो स्टॉपल इन दी ऑर्डिनेंस, देयर इज नो स्टॉपल इन एनी प्रोविजंस ऑफ लॉ जहां पे ये लिखा हो कि मैं एक ऑर्डर अपील में जीत गया हूं तो मुझे उसका अपील इफेक्ट नहीं देना है। यार कानून की पासदारी करें। आपने एक बंदा अपील में जीत गया है, अब ठीक है उसके पैसे फिर वापस करें। ये तो फिर बदमाशी है ना, कह सकते। अच्छा फैसल, तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आया 2025 उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, आप समझते हैं ये कानून वापस हो जाएगा? फजूल है सर, यार मजाक है टैक्स पेयर के साथ, टैक्स पेयर के साथ, इकोनॉमी के साथ मजाक। ये कहाँ लिखा है कि अगर एक फॉर एग्जांपल टर्नओवर टैक्स का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है, एक आदमी उसमें अपील में किसी फोरम पे भी है, वो कहते हैं उस अपील की डिसीजन होता रहेगा, इससे तो रिकवरी कर लो। तो यार ये दुनिया में कहीं नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन है, बेसिक फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। नोबडी कैन बी टैक्सेस के साथ। आप कैसे कहते हैं कि मैंने एक अपील फाइल किया फिर भी मुझसे रिकवरी कर लें? मैं एक अपील में गया हूं, मुझे वहां से स्टे मिला हुआ है, आप फिर भी रिकवरी कर लेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? दूसरा उससे भी बड़ा, अब आप जो रेसिपी जो बनाएंगे वो भी जो अफसर वहाँ तैनात होगा उसके आपकी प्लेस पर, तो वो उसको बताना पड़ेगा इस रेसिपी में ये चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं और दिखानी पड़ेंगी। अपनी कमजोरी फ्लाइंग इनवाइस खत्म करने के लिए डिजिटल इनवाइस
इनवॉइस ले आए। और भाई आप डिजिटल इनवॉइस को मारे गोली, आप सिंगल स्टेट टैक्स करें इसको। हाँ, इतने अखराजात करने के बावजूद डिजिटल इनवॉइस की क्या जरूरत है, या पीयूएस इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है? आप टैक्स का सिंगल डिजिट 5% कर दें कि भाई ये रिफंड नहीं होना, खत्म। आप पूरी की पूरी, आप मुझे बताएं, ये जो दुकानदार है, आम दुकानदार, इन्होंने कहा जी ना सिर्फ कॉर्पोरेट बल्कि नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी, एक की इन्होंने 30 जून दी है, शायद जुलाई दी है, एक की अगस्त दी है कि इसके बाद जो सादी इनवॉइस है वो खत्म और डिजिटल इनवॉइस। और यार मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है फेक और फ्लाइंग इनवॉइस। आप उस मुद्दे को खत्म करें, ना कि नए नए तजर्बात करें। आप उस मुद्दे को खत्म करें, सिंगल स्टेट टैक्स कर दें सेल टैक्स में और उसकी रिकवरी करें। आप किस चक्कर में पड़ गए हैं भाई? आप चाहते हैं कि वो ताजर जो अनपढ़ है वो 7-20,000 30,000 40,000 का बाबू रखे जो उसकी डिजिटल इनवॉइसेस करे। लोग बटनों वाले मोबाइल से बाहर नहीं आए। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, सियालकोट, मुल्तान, कराची, इसके अलावा पाकिस्तान में शहर कौन सा है यहाँ पे कारोबार? लाहौर से 18 किलोमीटर बाहर शदरे में चले जाओ, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आप उन लोगों को कह रहे हैं आप डिजिटल इनवॉइस देंगे? यार खुदा का खौफ करें। डिजिटल इनवॉइस कहां से बनेगी? कौन बनाएगा? आप उस बीमारी को दूर करें जिस बीमारी की वजह से डिजिटल इनवॉइस की जरूरत है। आप एक आदमी बीमार है, उसको आप मजीद बीमार करें, यार कारोबार रुक जाएगा। ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, ये डिजिटल इनवॉइस है, ये इसकी पाकिस्तान की इकोनॉमी मुतमल नहीं हो सकती। आप रकम जब मर्जी निकलवा सकते हैं वो टैक्स पेयर के हकूक पर ये डाका डालने का मतलब। यार आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मुअत्तल कर दें फिर। सही कह रहे। अच्छा फैसल साहब, दूसरा ये भी जो प्रॉपर्टी सेक्टर पहले ही कई सालों से अंधेरों की नजर है, अब उसके जो कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी की फरोख्त पर, उसको 25% इजाफा करने की तजवीज दी जा रही है। देखें, मैं तो इस चीज पे बड़ा कंफर्म हूँ। प्रॉपर्टी जिस बंदे ने डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टी है ना, जिसको 25% गेन टैक्स लगाने की कोशिश है, वो डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टी पहले उस सोर्स से बनी है जिसपे आप ऑलरेडी 30% या 35% टैक्स ले चुके। वो एक मशहूर कहावत है, और बच्चे की जान लेनी। अब अगर वो बंदा उस प्रॉपर्टी को बेचता है, उसके गेन पे आप कहते हैं मैंने 15% टैक्स लगाना है। लास्ट ईयर इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जी 1 जुलाई के बाद 2024 के बाद जो भी प्रॉपर्टी लेन देन होगा उस पे 15% कैपिटल गेन होगा। 30-35% आप पहले ले चुके हैं, 15% आप और ले रहे हैं, तो मजीद 25% इजाफा किया जा रहा है। यानी कि आप ये देखें कि ये कहते हैं कि हर चीज प्लेट में हो और हमारे पास आ जाए, हमें कोई एफर्ट नहीं, मेहनत ना करनी पड़े। ये वो रेटों को बढ़ाई जाएंगे, जहाँ पे 5.5% उसे 6.5 कर देंगे, जहाँ 6.5 है उसे 7.5 कर देंगे। वैसे प्रॉपर्टी सेक्टर को और कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है, कसर साहब, इसको अंधेरों से निकालने के लिए आप कहते हैं कौन से टैक्सेस खत्म होने चाहिए या कम होने चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपर्टी को एज ए बिजनेस, मेरी नजर में कोई अच्छा बिजनेस, मैं कहता हूँ जो पैसा प्रॉपर्टी में लोगों ने स्टॉक किया है उसे गर्दिश में आना चाहिए ताकि कारोबार हो। लेकिन यार जो जेन्युइन सेल परचेज है, मसलन एक आदमी के 2-3 बच्चे हैं, वो ये प्लानिंग करता है कि यार बचत करके मैं इनके लिए कोई एक आधा प्लॉट, 2 प्लॉट, 3, वो तो ख्वाब बन गया फैसल साहब। आपकी नजर उन पैसों पे भी है जिन पे आप ऑलरेडी टैक्स ले चुके हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे आप सांस लेने पे भी टैक्स लगा दें कि जी आपने ऑक्सीजन इस्तेमाल की है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के जुमरे में आती है। तो यार अल्लाह का वास्ता है को रैशनल बनाएं, बीटीपी के जरिए टैक्स बेस को ब्रॉड करें, ज्यादा टैक्स पेयर लेके आए सर्विस पे, और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उनको कुचलने की बजाय वो जो टैक्स दे रहे हैं उसके बदले उनको कोई सुकून दे। सही कह रहे। अच्छा फैसल साहब, ये पाक भारत जो कशीदगी है और जो हुई है, आज सुनते आने वाले बजट में कोई अवाम से ऐसा टैक्स भी वसूल किया जा सकेगा जो इस जंग की वजह से नुकसान हुकूमत का हुआ या मुल्क का हुआ, या कोई ऐसा लग सकता है कोई नया टैक्स? वहाँ तो वो बात कर रहे हैं कि मरे को मारे, होता तो ऐसे ही है ना हमारे मुल्क में, अखराजात बढ़ के तो नया टैक्स आ जाता है। ऑलरेडी 55% लोगों से टैक्स ले रहे हैं और क्या लेंगे, मारने वाली बात है। तो जो इजाफा कैपिटल गेन में किया जा रहा है तो पहले जी खुद हुकूमत तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दे आज कि जी ये पैसे जो है खातेदारों के हमने जब्त कर ली हैं, करने को तो वो कुछ भी। अच्छा फैसल साहब, आखिर में ये बताइएगा, हुकूमत को कौन से टैक्सेस नए बजट में कम करने चाहिए या खत्म करने चाहिए? सर, जितने रेट अनयूजुअल है, जी, जैसे
हमने एक अरसे से देखा कि 30% टैक्स रहा है इंडिविजुअल और एओपी से, जिसको इस वक्त बढ़ा के हमने 45% कर दिया। रेंट पे जो टैक्सेशन है उसको भी हमने हायर स्लैब पे लेके, और फिर 40 लाख की इनकम के बाद जो इनकम है उसको हम हाईएस्ट स्लैब पे लेके। ये सारी चीजें इरेशनल है, जो कि 2023 वाली सतह पे वापस आनी चाहिए, या 30 जून 2024 वाली जो सतह थी उस पे इन्हें वापस आनी चाहिए। ये जो टैक्स रेट्स इंक्रीज किए हैं इनको रैशनली इनमें इजाफा सरा वापस लेना चाहिए और रिट्रोस्पेक्टिवली लेना चाहिए। टारगेट फिर किस तरह पूरे होंगे? आईएमएफ की शरारत किस तरह पूरी होंगी सर? कत्लेआम करके आईएमएफ में क्या मतलब, यहाँ पे कोई जिंदा रहेगा तो फिर ही है ना, पैसे देंगे ना। तो बेसिकली आईएमएफ के साथ टीम के साथ जो मुज़ाकराती टीम है उसको ग्राउंड रियलिटीज को भी डिस्कस करना है। इसका हम फायदा उठा सकते हैं? पाक भारत जो कशीदगी रही है आईएमएफ को, उसको मना सकते हैं हम इसमें? तो वक्त बताएगा। फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। पाक भारत जंग की वजह से जो हमारी मुआशरत पर असरात पड़े हैं और मौजूदा हालात में एफबीआर टारगेट पूरा करने के लिए किन किन लोगों को टारगेट कर रहा है, और तरतीमी अर्नेस बिल जो 2025 है वो खत्म होगा या नहीं होगा, उस पर भी आपने गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।